हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज ये पार्ट 2 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ का। एंड सो टुडे वी विल लर्न अबाउट सिटीजनशिप इन इंडिया। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर हिंदुस्तानी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड एवरी इंडियन शुड हैव अ डिसेंट अमाउंट ऑफ नॉलेज वेदर दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम और एनीथिंग। इट इज़ जस्ट गुड टू हैव दिस नॉलेज। ओके, तो what exactly is citizenship? तो citizenship defines the legal relationship between an individual and a state। तो citizenship बेसिकली एक लीगल एक कानूनन तौर पे बनाया गया रिलेशन होता है इंडिविजुअल यानी एक नॉर्मल आदमी जैसे मैं और आप और हमारी कंट्री के बीच में। ठीक है, तो वो उनका जो रिलेशन होता है वो इससे द्वारा वो बेसिकली इसकी एक परिभाषा होती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविज़न है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि आप चाहे महाराष्ट्र में रहें या वेस्ट बंगाल में, आप सिर्फ सिटीज़न ऑफ इंडिया हैं, किसी स्टेट के सिटीज़न नहीं हैं। तो आजकल रीजनलिज्म बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है समझना कि यू आर अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, देयर इज़ नो आइडेंटिटी अटैच टू द स्टेट दैट you belong to. You may reside on any of the state of India, it doesn't matter. You will only be called an Indian. You will not be called a Maharashtrian, you won't be called a Bengali, a Bihari or anything. You will always be called an Indian. Okay, तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 जो कि आर्टिकल 5 से 11 तक है, डील्स विद द सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ 1950। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब एनफोर्स हुआ था? ये हुआ था 26 जनवरी 1950। तो आर्टिकल 5 to 11 सिटीजनशिप से डील करता है, बट रिमेंबर ये आर्टिकल सिर्फ उस वक्त की बात करते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, यानी 26 जनवरी 1950 में। उसके बाद के सारे डिसीजंस आर्टिकल 11 के तहत पार्लियामेंट लेती है, जिसके वजह से सिटीजनशिप एक्ट 1955 और रिसेंट टू CA 2019 जैसे लॉज आए। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड नो व्हाट एग्जैक्टली इज आर्टिकल 5। तो आर्टिकल 5 टॉक्स अबाउट सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट, दैट इज ऑन 26 जैन ऑफ 1950। तो ये हमें बताता है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जब इनैक्ट हुआ, तो उस समय कौन कौन सिटीजन हिंदुस्तान का बना। सबसे पहले तो अ पर्सन बिकेम एन इंडियन सिटीजन इफ ही शी वॉज डोमिसाइल्ड इन इंडिया। कोई भी आदमी, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, वो भारत का एक सिटीजन बन गया अगर वो इंडिया में रहता था। डोमिसाइल्ड मतलब इंडिया में रहना, जो इंडिया में रहता था। ओके, and he should have fulfilled any one of the following, that is born in India, either parents born in India or ordinarily resident in India for 5 years before 1950। तो 3 सिंपल कंडीशंस है और उनके साथ डोमिसाइल यानी इंडियन में रहने की पक्की नियत होना ज़रूरी था। या तो आप इंडिया में पैदा हुए हो, ठीक है, बॉर्न इन इंडिया का मतलब या तो आपके कोई भी में से मतलब माता पिता में से कोई भी एक इंडियन होना चाहिए, या ऑर्डिनरीली, या फिर आप 1950 से पहले कम से कम 5 साल से इंडिया में रह रहे हो। बस यही, ये एक वन टाइम प्रोविज़न था ताकि ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंस के वक्त कोई स्टेटलेस ना रह जाए। ठीक है, एंड इसका पर्पस था बेसिकली टू इंश्योर स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम ब्रिटिश रूल एंड प्रिवेंटेड स्टेटलेसनेस आफ्टर इंडिपेंडेंस। जो इतना कन्फ्यूजन था और पार्टीशन सब की वजह से जो हैवक क्रिएट हुआ था, उस सब से डील करने के लिए बेसिकली ये प्रोविजंस लाया गया था। देन कम्स द आर्टिकल 6, दैट इज़ माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान एंड इंडिया। तो जो आदमी पाकिस्तान से, जब हमारा पार्टीशन हुआ तो जो आदमी पाकिस्तान से इंडिया आए, उनको सिटीजनशिप कैसे देनी है, उसके लिए क्या था? उसके लिए था आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो पार्टीशन के वक्त बहुत माइग्रेशन हुई, इसलिए आर्टिकल 6 एंड कॉन्सिक्यूटिवली 7 भी बनाया गया। आर्टिकल 6 उन लोगों के लिए था जो पाकिस्तान से इंडिया आए। सो आर्टिकल 6 अप्लाइज टू द पर्सन हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, एज सिटीजनशिप वॉज ग्रांटेड इफ migrated before 19 July 1948 or migrated after 19 July 1948 and registered as an Indian citizen
और लिव्ड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 6 months बिफोर रजिस्ट्रेशन। ओके, तो ये कंडीशंस थी। अब मैं इनका मतलब समझाता है। तो आर्टिकल 6 उन लोगों के लिए था जो पाकिस्तान से इंडिया आए। इसमें एक कट ऑफ डेट थी 19 जुलाई 1948 की। अगर आप इससे पहले आ गए थे तो सिटीजनशिप आसान थी, अगर बाद में आए तो 6 महीने रहने के बाद रजिस्ट्रेशन ज़रूरी था। ठीक है। और वहीं आर्टिकल 17 जो था, आर्टिकल 17 अप्लाइज टू पर्सन हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान आफ्टर 1 मार्च 1947। तो ये उन लोगों के लिए था जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए 1 मार्च 1947। ये डेट याद रखिएगा, 1 मार्च 1947 उनकी इंडियन सिटीजनशिप ख़त्म हो गई। लेकिन अगर वो रीसेटलमेंट परमिट लेकर वापस आए तो उन्हें सिटीजनशिप मिल सकती थी। इट वॉज बेसिकली टू अवॉइड डुअल लॉयलिटी। ओके, सच पर्सन सीज टू बी, तो जो चला गया अब इंडिया से बाहर, तो अगर वो पाकिस्तान गया तो उसको इंडियन सिटीजनशिप, तो उसको ऑफ कोर्स दे वुड लूज द सिटीजनशिप। इफ़ दे रिटर्न टू इंडिया विद अ परमिट ऑफ परमानेंट रीसेटलमेंट, फिर तो उनको अपना वो जाहिर करना पड़ेगा जो कंसर्न अथॉरिटीज़ थी उनके सामने, एंड फिर उसको उनको मिल जाएगा। और इसका मेन पर्पज़ यही था, अवॉइड डुअल नेशनैलिटी एंड इंश्योर्ड एक्सक्लूसिव एलिजेंस टू इंडिया, कि वो भारत के प्रति पूरा समर्पण है। एंड वहीं पर आर्टिकल 6 का मेन वो क्या था सिग्निफिकेंस, ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन विथ लीगल सेफगार्ड। अब जो लोग पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट किए, उन लोगों ने तो अपना सब कुछ पाकिस्तान में छोड़ दिया और वो फिर इंडिया में, और अगर इंडिया में उनके साथ उनको जो भी हम लॉज इम्प्लीमेंट कर रहे थे या जो भी स्कीम्स हम इंडिया में लागू कर रहे थे, वो तो उनको तभी मिल सकता था जब वो सिटीजन हैं इंडिया के, तो इसीलिए इसको लाया गया था। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कमिंग टू आर्टिकल 8, दैट इज इंडियंस लिविंग आउटसाइड। ठीक है, तो बेसिकली आर्टिकल 8 एंड 9 PIOs ऑन डुअल सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। PIO बेसिकली मीन्स पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, आर्टिकल 8 डील करता है उन लोगों से जो इंडियन ओरिजिन के हैं पर अब्रॉड रहते हैं। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग अब्रॉड, दे वर कंसिडर्ड इंडियन सिटीजन्स इफ, उन लोगों को इंडियन माना जाएगा अगर दे और देयर पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न इन इंडिया, या तो वो जो इंडिविजुअल है वो खुद इंडिया में बॉर्न हुआ हो, ठीक है, या उसके पेरेंट्स बॉर्न हुए हों, या तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी बॉर्न हुए हो इंडिया में, तभी उनको इंडियन माना जाएगा। एंड रजिस्टर्ड एट एन इंडियन एम्बेसी और अ कॉन्सुलेट, तो वो एम्बेसी में रजिस्टर करके सिटीजन बन सकते थे। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिटीजनशिप वाज नॉट ऑटोमेटिक, रजिस्ट्रेशन वाज कंपलसरी। तो उनको रजिस्टर, उनको जाके जो भी उनके पास में जो भी मतलब किसी भी कंट्री में अगर हमारे कॉन्सुलेट थे, जैसे ब्रिटेन में थे, तो ब्रिटेन में उनको कॉन्सुलेट में जाकर रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी था, उनको ऑटोमेटिक सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। एंड रेलिवेंस टुडे बेसिस फॉर द लेटेस्ट स्कीम्स लाइक OCI, तो जो हमारा ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया वाला जो कंसेप्ट है वो इन्हीं पे बेस्ड है। ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड आर्टिकल 9, तो नो डुअल सिटीजनशिप। तो अगर कोई आदमी उसके पास इंडियन सिटीजनशिप है, ठीक है, तो वो किसी भी कंट्री का और वो सिटीज़न नहीं हो सकता है, उसको वो सिर्फ इंडियन सिटीज़न होगा। और अगर उसको किसी दूसरे देश का फॉरेन कंट्री का चाहिए, मान लीजिए कोई आदमी है वो इंडिया से चला गया USA, अब उसने उधर पे मान लो 15-20 साल नौकरी की, एंड वहीं की किसी लेडी से उसने शादी कर ली, तो अब वो अगर चाहे तो या तो वो इंडियन सिटीज़न ही रह सके, पर अगर उसको मान लो वोटिंग राइट्स चाहिए या उसको बाकी बेनिफिट्स चाहिए जो वहाँ के सिटीजन्स को मिलते हैं, तो उसको USA का सिटीज़न बनना पड़ेगा। तो अगर वो USA चूज़ करता है, USA का सिटीजनशिप लेता है, तो उसको इंडियन सिटीजनशिप उसको छोड़नी पड़ेगी। दैट इज़ बेसिकली आर्टिकल 9। एनी पर्सन हु वॉलंटरीली एक्वायर्स फॉरेन सिटीजनशिप सीजेस टू बी एन इंडियन सिटीजन। एंड USA अलाउ करता है, जैसे USA बहुत सारी कंट्रीज दुनिया में करती है, उसमें USA भी एक है जो डुअल सिटीजनशिप को अलाउ करता है, बट इंडिया ये अलाउ नहीं करता है। की एक्सप्लेनेशन, इंडिया फॉलोज सिंगल सिटीजनशिप एंड पॉलिटिकल लॉयल मस्ट बी एक्सक्लूसिव। इंडिया का मानना है कि आप 10 जगहों के साथ लॉयल नहीं रह सकते, या तो आप इंडिया के साथ ही लॉयल रह लो, या तो आप जिस भी देश के आप सिटीजन बनना चाहते हो उसी के लिए लॉयल रहो। लॉस ऑफ वोटिंग राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ कोर्स जो इंडिया का सिटीजन नहीं है तो उसको वोटिंग राइट्स नहीं रहेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस जो इंडियन सिटीजन्स को है वो भी उसके पास नहीं रहेंगे। नाउ आर्टिकल 10 टॉक्स अबाउट द कंटिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप, एंड आर्टिकल 11
बेसिकली दे टॉक अबाउट द पावर ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। आर्टिकल 10 कहता है कि आपकी सिटीजनशिप कंटिन्यू रहेगी, लेकिन इट इज़ सब्जेक्ट टू द लॉज ऑफ द पार्लियामेंट। आर्टिकल 10 प्रोवाइड्स दैट सिटीजनशिप ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 5 to 8 शैल कंटिन्यू सब्जेक्ट टू द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। यानी जो भी सिटीजनशिप ग्रांट की गई आर्टिकल 5 to 8 जो हमने अभी पढ़ा, उसके तहत जिसको भी सिटीजनशिप दी गई वो बाध्य रहेगा लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। यानी जो हमारा लोकसभा राज्यसभा है, जो हमारा बेसिकली पार्लियामेंट है, वो जो लॉज बनाएगा उससे उसी पे आधारित होगा। मीनिंग सिटीजनशिप इज़ नॉट एब्सोल्यूट, पार्लियामेंट कैन रेगुलेट और विथड्रॉ इट। मतलब अगर एक बार सिटीजनशिप मिल गई तो उसका मतलब ये नहीं कि वो परमानेंट है, एंड अगर सरकार चाहे तो उसको ले सकती है वापस, ठीक है। एंड सो इट कनेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन विथ फ्यूचर लेजिस्लेशन, बेसिकली भविष्य को देख के ये है। एंड देन कम्स आर्टिकल 11 पावर ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 11 एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू रेगुलेट एक्विजिशन, टर्मिनेशन एंड कंडीशन ऑफ सिटीजनशिप। ये बेसिकली पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो किसी की भी सिटीजनशिप ले सकता है, किसी को दे भी सकता है सिटीजनशिप एंड किसी से ले भी सकता है। एंड वो न्यू कंडीशंस भी अगर चाहे जो अनुकूल होंगे, ऐसे नहीं वो कुछ भी बना सकता है कंडीशंस। देर आर सर्टन ऑफ कोर्स चेक एंड बैलेंस होता है, जैसे हमारी पूरी लेजिस्लेचर वर्क करती है उसमें चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है ही, तो कोई भी कंडीशन नहीं डाल सकती है। जो भी वाइबल और जो भी अनुकूल कंडीशन है वो न्यू अगर चाहे तो वो कंडीशंस ला सकती है। देन इसलिए आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो सिटीजनशिप एक्वायर करना या टर्मिनेट करने के लिए न्यू लॉज बना सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ एक फ्रेमवर्क दिया, पर डिटेल्स तय करने का हक पार्लियामेंट को दिया है, जिसका रिजल्ट था सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। इसका ओवरव्यू ले लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के अंडर 5 तरीक़ों से सिटीजनशिप मिल सकती थी। द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 इज़ द मेन लॉ गवर्निंग इंडियन सिटीजनशिप टुडे। तो जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में आई वो आज तक भी वो जो है वो मेन लॉ है जिससे इंडिया में लोगों को सिटीजनशिप मिलती है, ठीक है। इट्स प्रोवाइड फॉर द एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप। तो ये दोनों किसी को अगर सिटीजनशिप चाहिए ये उससे भी डील करता है, एंड किसी का सिटीजनशिप लेना है तो ये उससे भी डील करता है। तो अब जानते हैं क्या क्या कंडीशन है इंडिया का सिटीज़न बनने के लिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। बाय बर्थ, सबसे पहला है बाय बर्थ। इसमें वक्त के साथ रूल्स खड़े हुए हैं, एंड आज की डेट में दोनों पेरेंट्स का इंडियन होना या एक इंडियन और दूसरा वैलिड माइग्रेंट ज़रूरी होना चाहिए। कि मतलब जो भी आपके पेरेंट्स हैं या तो वो दोनों इंडियन हो या एक वैलिड माइग्रेंट हो तभी होगा। बाय सेकंड आता है डिसेंट। तो बाय डिसेंट अगर आप इंडिया के बाहर पैदा हुए हैं पर पेरेंट्स इंडियन होने ही चाहिए, ठीक है। अगर आप इंडिया के बाहर पैदा हुए हैं बट पेरेंट्स इंडियन होने चाहिए। फिर आता है रजिस्ट्रेशन, जैसे OCI होल्डर्स या वो लोग जो इंडियन सिटीजन से शादी करते हैं तो उनके लिए ये है। देन कम नेचुरलाइजेशन। तो अगर कोई फॉरेनर 11 साल तक मतलब 11 ईयर्स तक इंडिया में रहे या रहा हो और उसका कैरेक्टर अच्छा हो तो वो बेसिकली उसको जो एक इंडियन लैंग्वेज है उसमें उसको थोड़ा बहुत फ्लुएंट होना पड़ेगा, एंड ही कैन बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय नेचुरलाइजेशन। और इसमें लेकिन एक कंडीशन है कि वो जिस देश का है वो देश भी इंडिया को सिटीजनशिप दे, ऐसा इसमें एक और क्लॉज एडेड है, ठीक है। ऑन इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अब मान लो कल को इंडिया में कोई एक न्यू कंट्री मर्ज होना चाहता है या न्यू कोई भी कंट्री मर्ज होना चाहता है इंडिया में, जैसे सिक्किम हुआ, जैसे गोवा हुआ, तो वो लोग बाद में इंडिपेंडेंस के बाद में इंडिया में मर्ज हुए। तो इन स्टेट्स के जो भी लोग हैं, इनके जो भी हैबिटेंट्स हैं या इनके जो भी सिटीजन हैं वो ऑटोमेटिकली इंडिया के सिटीजन बन जाएंगे। तो सिटीजनशिप बाय बर्थ, सिटीजनशिप एक्ट 1955। सिटीजनशिप बाय बर्थ डिपेंड ऑन डेट ऑफ बर्थ। बॉर्न बिफोर 1 जुलाई 1957 सिटीजनशिप बाय बर्थ, यानी जो भी 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुआ था उसको सिटीजनशिप बाय बर्थ मिल गई। बॉर्न बिटवीन 1987 to 2004 वन पेरेंट मस्ट बी एन इंडियन। जो 1987 से 2004 के बीच में पैदा हुआ उसमें एक पेरेंट को इंडियन होना ज़रूरी है। बॉर्न आफ्टर 2004 बोथ पेरेंट्स इंडियन और वन इंडियन और अदर
नॉट इलीगल माइग्रेंट। तो देखो ये टाइम के साथ ये चेंज हुआ है और ये मॉडिफाई किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा। तो बिफोर जो भी इंडिया में पैदा हुआ था 1 जुलाई 1987 से पहले, 1987 से पहले, उन सबको इंडियन सिटीजनशिप मिल गई। और जो फिर 1987 से 2004 के बीच में पैदा हुए उनमें एक पेरेंट का इंडियन होना ज़रूरी था, और जो 2004 के बाद पैदा हुए उसमें या तो दोनों पेरेंट हिंदुस्तानी हो या एक इंडियन हो और दूसरा इलीगल माइग्रेंट ना हो, दूसरा कोई चोरी छुपे इंडिया में ना आया हो, उसको एक वैलिड माइग्रेंट होना पड़ेगा। इसका पर्पस ऑफ कोर्स टू प्रिवेंट मिस यूज ऑफ सिटीजनशिप थ्रू इलीगल माइग्रेंट्स। जब हमने देखा कैसे अटैक्स हो रहे हैं एंड इससे इलेक्शंस को भी रिग किए जा सकते हैं, तो ये इन सबको कर्ब करने के लिए ये है बेसिकली। अब आता है सिटीजनशिप बाय डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन। बाय डिसेंट मतलब चाइल्ड बोर्न आउटसाइड ऑफ इंडिया टू एन इंडियन पेरेंट। अब मान लो कोई यूएसए में काम करते हैं इंडियंस, ठीक है, इंडियन कपल एक यूएसए में काम करता है, तो उनको वहाँ पे बच्चा हुआ तो वो इंडियन ही कहलाएगा बाय डिसेंट, ओके। लेकिन उसके माँ बाप की इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए ऑफ कोर्स। बाय रजिस्ट्रेशन तो ये बेसिकली ओसीआई कार्ड होल्डर्स के पास है, दैट इज ओसीआई स्टैंड्स फॉर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड पर्सन मैरिड टू एन इंडियन सिटीजन। मान लो कोई इंडियन लड़का या इंडियन कोई लड़की बाहर जाती है काम करने के लिए, मान लो यूएस गए या यूके गए या फ्रांस गए, कहाँ गए, और वहाँ पे उन्होंने वहाँ के किसी सिटीजन से शादी कर ली, तो अगर उनके स्पाउस को इंडियन सिटीजनशिप लेनी है तो वो भी बाय रजिस्ट्रेशन मिलती है। एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मान लो किसी के दादा परदादा गए हों यूएस यूके या किसी भी कंट्री में सेटल हो गए हों, तो वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाते हैं, उनको भी बाय रजिस्ट्रेशन मिलती है। फिर आता है बाय नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन बेसिकली आप ने अडाप्ट कर लिया है इंडियन कल्चर, इंडियन कस्टम्स को, तो उसके लिए लेकिन आपको 11 साल तक इंडिया में रहना पड़ेगा। एंड मस्ट शो गुड कैरेक्टर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एलिजेंस। मतलब आप अगर मान लो आप 11 साल में आपने कुछ ऐसा काम नहीं किया है जिससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ हो या आप पे कोई पुलिस केस हो, अगर ये सब आपने कुछ नहीं किया है तो आपको नेचुरलाइजेशन से इजीली मिल जाएगा इंडिया की सिटीजनशिप। अब बात करते हैं लॉस ऑफ सिटीजनशिप। आप इंडिया की सिटीजनशिप लूज़ कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहला है सिटीजनशिप मे बी लॉस बाय रिनाउंसिएशन, वॉलंटरी सरेंडर। मान लो आपको इंडिया की सिटीजनशिप छोड़नी हो तो वो आप खुद से कर सकते हैं, वो सबके पास रहता है कि मुझे इंडिया की सिटीजनशिप अब नहीं लेनी है। टर्मिनेशन, एक्वायरिंग फॉरेन सिटीजनशिप। मान लो आपको इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ के दूसरी लेनी है। एंड टर्मिनेशन, अगर आपने किसी दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप ले लिया तो वो आपको अल्टीमेटली वो ऑटोमेटिकली वो पूरा ख़त्म हो ही जाएगा टर्मिनेशन से। देन कम्स डेप्रीविएशन, दैट इज़ फ्रॉड, डिसलॉयल्टी एंड अनलॉफुल एक्ट्स। अब मान लो आपने किसी भी तरह से इंडिया को फिनेंशियली हार्म करने की कोशिश की या आप एनिमी कंट्री के साथ मिले हुए हो, तो गवर्नमेंट के पास पावर रहती है कि वो आपसे आपका सिटीजनशिप ले सके, ठीक है। एंड ये पूरी अथॉरिटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहती है, बिकॉज वी ऑल नो दैट इन इंडिया, एंड हमने पार्ट 1 में सीखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट्स, ओके। तो ये सिटीजनशिप लेने का हक सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती है। अब बात करते हैं सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 2019। अब ये सबसे ज़्यादा डिस्कस्ड टॉपिक है एंड इस पर बहुत हो हल्ला भी हुआ था, तो इस पे आते हैं। तो CAA 2019 अमेंडेड द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। तो जो हमारा सबसे पहला जो सिटीजनशिप एक्ट आया था 1955, उसमें कुछ चेंजेस लाए गए थे 2019 में, एंड इसमें बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाया गया था। उसके वजह से हमने देखा था दिल्ली में राइट्स हुए थे, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट भी हमको देखने को मिला था। तो ये एक्ट बेसिकली उन प्रोसिक्यूटेड लोगों के लिए है, उन माइनॉरिटीज़ के लिए है, बेसिकली 6 माइनॉरिटीज़, दैट इज़ हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन। अब इन 6 कम्युनिटीज़ में के लोग जिनके साथ अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश में कोई भी उत्पीड़न हुआ है, इनको रिलीजियस ग्राउंड्स पे अगर इनके साथ कोई भी बदसलूकी हुई है उन कंट्रीज़ में एंड वो इंडिया में आते हैं तो उनको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगा, ठीक है। ये इनके लिए है,
ये किसी इंडियन के लिए नहीं था। तो इसमें बेसिकली था क्या, जो 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले इंडियन में आए हो, ये रूल सिर्फ उन्हीं के लिए रहेगा। टू रिड्यूस नेचुरलाइजेशन पीरियड फ्रॉम 11 ईयर्स टू 5 ईयर्स। तो नेचुरलाइजेशन जो हमने अभी पढ़ा, जो नॉर्मल फॉरेनर के लिए 11 साल है, इन कंट्रीज से, इन 6 प्रोसिक्यूटेड कम्युनिटीज़ के लिए वो 11 साल से 5 साल कर दिया गया, ताकि इनके लिए सिटीजनशिप लेना आसान हो जाए एंड फास्ट ट्रैक हो सके ये प्रोसेस। एंड डज नॉट अप्लाई टू मुस्लिम इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम अदर कंट्री। ये मुस्लिम्स पे एप्लीकेबल नहीं था। एंड ये इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम अदर कंट्री, जो छुप छुपा के, आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। अब जिस भी कंट्री से आप आ रहे हो, एंड स्पेसिफिकली इन 3 कंट्री से आप आ रहे हो, तो आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। हम रिसेंटली जो देख रहे हैं, बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स बांग्लादेश से आ रहे थे, ये उनके लिए नहीं है। एंड इट डज नॉट अफेक्ट्स द इंडियन सिटीजन एंड एनआरसी डायरेक्टली, दिस नॉट एनआरसी एंड ऑल दैट। नोट करने वाली बात यही है कि ये सिर्फ इन स्पेसिफिक कैटेगरीज पर अप्लाई होती है, और इसे किसी भी मौजूदा इंडियन सिटीजन की सिटीजनशिप को कोई खतरा नहीं है। ओके। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस ऑफ सिटीजनशिप समझते हैं कि मतलब कोई इंडिया का सिटीज़न है तो उसको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। मतलब इम्पोर्टेंस है तभी वो ज़रूरी है, नहीं तो अगर कुछ इम्पोर्टेंस ही नहीं रहेगा तो फिर फॉरेनर जो इंडिया का सिटीज़न है उसमें फ़र्क ही क्या रहेगा। तो सबसे पहले जो भी सिटीज़न है, ये उनको फंडामेंटल राइट मिलेगा आर्टिकल 15, 16, 19, एंड इसको हम कवर करेंगे आने वाले फ्यूचर वीडियोस में। ओके, तो उनको ये फंडामेंटल राइट्स मिलेगा, उनको वोट देने का अधिकार रहेगा, और बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस जैसे प्रेसिडेंट या जज, बीट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वाइस प्रेसिडेंट, और ये सिर्फ इंडियन सिटीजन ही बन सकता है, ये कोई फॉरेनर नहीं बन सकता है, और इनको ये होल्ड करने का पावर देता है। एंड आर्टिकल 5 to 11 बेस था और 1955 एक्ट हमारा ऑपरेशनल लॉ है। तो आर्टिकल 5 to 11 इज हिस्टोरिकल फाउंडेशन, सिटीजनशिप एक्ट 1955 इज द ऑपरेशनल लॉ, एंड CAA 2019 जो उसमें रिसेंट में सबसे रिसेंट में जो चेंजेस किए गए हैं वो है। तो उम्मीद करता हूँ होप कि इस ओवरव्यू से आपको इंडियन सिटीजनशिप का स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। एंड डू सजेस्ट whatever you feel I need to improve upon in the comments, and do subscribe to the channel if you like the content, and stay tuned for more videos because we'll be covering each and every part of the Constitution of India. So thank you and have a nice day ahead.